बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए क्लास 9th का लेक्चर लेकर आई हूँ और आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी से चैप्टर्स हैं यहाँ पे, ताकि आप जो है अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री पे बढ़िया से ध्यान दे पाए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 11 को। और उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो चैप्टर फ्लो तो आपको पता ही है, और लेक्चर फ्लो में आज हम जैव रासायनिक चक्रण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके साथ ही कुछ और भी चीजें। जैव रासायनिक चक्रण क्या है, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा। तो जैव रासायनिक चक्रण क्या है कि हमारी पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो जल है, चाहे वो कोई ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सबकी एक फिक्स सी मात्रा हमारी पृथ्वी पे पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि हम अगर देखें तो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन जो है वो 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% है। तो इसी तरह और भी कुछ चीजें हैं। जल है, उसका एक परसेंटेज है कि हम कहते हैं कि पृथ्वी पे 70% वाटर बॉडीज है ना, उसमें खारा पानी भी है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें खत्म नहीं होती, हमेशा क्या होती है, बनी रहती है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ये लेवल वायुमंडल के अंदर बना रहेगा। तो ये कैसे होता है, तो इसके लिए हमारे पृथ्वी पर कुछ चक्र चलते हैं, यानी कि साइकिल्स चलते हैं। ठीक है, साइकिल का मतलब क्या होता है भाई, कोई चीज बार बार होना। जैसे हम प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं, उसी प्लास्टिक को बार बार यूज कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे ये इन चीजों को मेंटेन करने के लिए कुछ चक्र चलते हैं, जिनको जियोकेमिकल रिसाइकलिंग या जियोकेमिकल साइकिल्स भी कहते हैं। ठीक है, इनको क्या करते हैं भाई, जैव रासायनिक चक्रण। अब जैव रासायनिक चक्रण की अगर आप परिभाषा देना चाहते हैं तो क्या दे सकते हैं, तो पहले एक बार समझ लेते हैं, और नहीं तो हम परिभाषा भी दे देंगे। जीव मंडल के जैविक और अजैविक घटकों के बीच का सामंजस्य जीव मंडल को गतिशील और स्थिर रखता है। कि इसमें जो जैविक घटक हैं, जैविक घटक में सारे लिविंग थिंग आ गए, पहले ही बात कर चुके हैं। अजैविक घटक में कौन आता है, तो हम कह रहे हैं ताप, दाब, सूर्य है ना, ये गैसेस, पदार्थ जितने भी हैं, खनिज पदार्थ हैं, जल है, ये सारी चीजें, जल, ये सब अजैविक घटक के अंदर आते हैं। नॉन बायोटिक है भाई, ये बायोटिक कहते हैं इनको, लिविंग थिंग को, इनको एबायोटिक या नॉन बायोटिक कहते हैं। तो इनका आपस में क्या रहता है, संतुलन चलता रहता है, और इसी संतुलन या सामंजस्य की बदौलत, सामंजस्य का मतलब दोनों में बैलेंस, इसकी बदौलत ही हमारा जीव मंडल है वो चल रहा है या गतिशील है और स्थिर बना रहता है। कि उसमें ऐसा नहीं हो रहा कि एकदम कोई भूचाल आ रहा है, एकदम नाइट्रोजन की मात्रा बहुत बढ़ गई, एकदम ऐसा होता है प्राकृतिक आपदाओं में, लेकिन रेगुलरली ऐसा नहीं होता कि एकदम बाढ़ आ रही है रोज रोज, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए हमारा पृथ्वी जो है वो बैलेंस करी हुई है, क्योंकि इन चीजों का रिसाइकलिंग होता रहता है, प्लस ये हम उपयोग भी करते हैं और वापस कहाँ चले जाते हैं, पृथ्वी के अंदर भी चले जाते हैं। इस सामंजस्य के द्वारा जीव मंडल के विभिन्न घटकों के बीच पदार्थों और ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता रहता है, पदार्थ भी और ऊर्जा भी, एनर्जी भी। एनर्जी में भी आपने पढ़ा होगा इससे फिजिक्स के अंदर कि किसी भी पदार्थ की या इस पृथ्वी की ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, न ही नष्ट की जा सकती है। फिजिक्स का लॉ है ये कि हम ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकते, न ही हम ऊर्जा को या पदार्थ को नष्ट कर सकते हैं। हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, या एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में परिवर्तित कर सकते हैं। और ये किस वजह से होता है, ये सब इस चक्रण की वजह से होता है। कि जैसे आप हो, आप में कोई एनर्जी है, आप में कोई पदार्थ है जो आपने किसी से लिया है पौधों को खाकर। अब जब आपसे वो पौधों में आया और आप जब मरेंगे, और पौधों ने किससे लिया था, तो पौधों ने मिट्टी से लिया था, सन से लिया था। जब आप मरेंगे आप मिट्टी में मिल जाएंगे, और वो जो पौधों ने मिट्टी से चीजें ली थी वो वापस मिट्टी में मिल गई, तो साइकिल कंप्लीट हो गया। तो हमने कुछ उत्पन्न नहीं किया, हम उसको सिर्फ मॉडिफाइड करते हैं, हम उसको सिर्फ चेंज करते हैं, रूपांतरित करते हैं। कि पौधों ने स्टार्च बनाया, हमने ग्लाइकोजन बना लिया। ठीक है, तो हम उस चीजों को चेंज कर देंगे। जैसे आप कोई चीज खरीद के लाए बाजार से,
कोई भी चीज खरीद के लाए XYZ, आपने उसको अपने अनुसार बना लिया, फिर आपने अगले को गिफ्ट दे दिया, अगले ने उसको अपने अनुसार बना दिया, फिर अगले ने वापस उसको ऐसा कुछ बनाया कि वापस उस दुकान पे सेम चीज बिकने आ गई। तो ये क्या हो गया, एक साइकिल हो गया। हमने सिर्फ चेंज किया, हमने ना तो उसमें कुछ ऐड किया ना हमने उसमें से कुछ निकाला, जो वहां पे था उसी को मॉडिफाइड कर करके हमने चीजें बनाई और उसको साइकिल किया। ठीक है, यही जैव रासायनिक चक्रण। अगर हम इसकी परिभाषा देना चाहते हैं तो क्या दे सकते हैं, लिख लो अगर देना चाहते हो तो। पृथ्वी पर विभिन्न पदार्थों व अजैविक घटकों का स्थानांतरण व पुनः निर्माण जैव रासायनिक चक्र कहलाता है। जैव रासायनिक चक्रण कहलाता है। एक तो स्थानांतरण, एक से दूसरे में जा रहा है और फिर निर्माण हो रहा है, फिर से निर्माण हो रहा है, वही मिट्टी में मिलने के बाद वापस चीजें बनेंगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, जैव रासायनिक चक्रण कहते हैं। ठीक, चलो अब सबसे पहले आपकी बुक में बहुत सारे चक्र दे रखे हैं, जलीय चक्र दे रखा है, नाइट्रोजन चक्र दे रखा है, कार्बन भी दे रखा है शायद। तो पहले हम बात करेंगे सिंपल सा हमारा जो हम काफी टाइम पढ़ चुके हैं, जिसको हम कहते हैं जलीय चक्र यानी कि वाटर साइकिल, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे सबने पढ़ा हुआ है जलीय चक्र, और इससे पहले जो 2-3 टॉपिक निकले उसमें भी मैंने इसको काफी बार बताया है, तो आसान है। तो शुरुआत कहाँ से होती है जलीय चक्र की, तो शुरुआत हम करते हैं हमारे प्यारे सन से, जो कि वहां पे दिख रहा है। जब सनलाइट किसी भी जलाशय या एक एनसीईआरटी में आपको डायग्राम दे रखा है, उसको भी समझेंगे, हम बना भी देंगे एक डायग्राम, कि सन जो होता है, जब सन से लाइट इन तालाबों पे या किसी भरे हुए पानी, जहाँ पे पानी भरा हुआ है वहां पे गिरती है, तो आपको एक पता है एक प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से क्या होता है, पानी ऊपर की तरफ जाता है गैस अवस्था में। जब पानी ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर का टेम्परेचर नीचे के टेम्परेचर से थोड़ा सा कम होता है, तो जहां वो उसको ठंडक मिलती है तो पानी संघनित हो जाता है, कंडेंसेट हो जाता है, और कंडेंसेट होके वो वापस छोटी छोटी ड्रॉपलेट बना लेता है। ये सारा हमने पढ़ा था वर्षा कैसे होती है, उसके अंदर वो वर्षा के रूप में वो जल की बूंदें बनाता है और बारिश होती है, और बारिश से पानी जो है वापस कहाँ पे आ जाता है, लैंड पे आ जाता है। अब ये तो बात हो गई पानी की। लैंड पे जो पानी आ रहा है उसको कौन ग्रहण करते हैं, उसको पौधे ग्रहण करते हैं और अपने हिसाब से उसको यूज करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में, श्वसन में, जो भी प्रक्रियाएं वो कर रहे हैं उसमें यूज करते हैं। जब हम इन पौधों को खाते हैं तो भाई पौधों में जो भी सब्जियां हम खा रहे हैं, पत्तियां खा रहे हैं, सब में पानी है, तो वो पानी हमें मिलता है, या इसको जो भी खा रहा है, गाय खा रही है, हम खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं उनको मिलता है। प्लस एक तो ये हम में पहुंच गया पानी, दूसरा इनमें भी क्या होता है, सनलाइट की वजह से इनकी जो पत्तियां हैं वो वाष्पोत्सर्जन करती है, ट्रांसपिरेशन करती है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन करती है, और ट्रांसपिरेशन के द्वारा क्या होता है, पानी वापस एयर में चला जाता है। फिर वही सेम प्रोसेस जो हम में पानी गया है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन लिखा है मैंने यहाँ पे भाई थोड़ा सा, वाष्पोत्सर्जन तो पत्तियों में होता है, और जो वाटर बॉडीज है उसमें वाष्पीकरण होता है ना। इवेपोरेशन को तो वाष्पीकरण कहते हैं ना हिंदी में, तो ये तो वाष्पीकरण है जो पानी की सतह से हो रहा है, और पत्तियों में होता है उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। थोड़ा सा हिंदी लिखने में मुझसे गलती हो गई, शब्द इंग्लिश में तो सही बोला था मैंने, इवेपोरेशन। ये इवेपोरेशन है और ये ट्रांसपिरेशन है जो पत्तियों से होता है। तो
हमें पहुंचा या गाय में पहुंचा, जिसमें भी पहुंचा, फिर हम हमारा पसीना निकलता है या वेस्ट मटेरियल जो भी बॉडी से बाहर निकलता है टॉयलेट की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, या हमारे मर जाने से वापस ये जल जो है कहाँ मिल जाता है, मिट्टी के अंदर चला जाता है। मिट्टी के अंदर भी जल 2-3 रूपों में होता है, या तो उसको पौधे ले लेते हैं या वो भूमि के अंदर चला जाता है, जिसको हम कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल, जिसको बाद में कुओं या किसी और सहायता से जो है हेड पंप के सहायता से बाहर निकाला जाता है। प्लस बारिश का पानी जो गिरता है वो भूमि पे भी जाता है और नदी नाले का निर्माण भी करता है। तो इस तरह से जल क्या होता रहता है, बार बार बनता रहता है, उपयोग होता रहता है, बनता रहता है, उपयोग होता रहता है। तो ये चक्रण चलता रहता है, जिससे जल की कमी नहीं होती। जलाशय से जल के वाष्पीकरण और फिर संघनन, ये सब वर्ड्स हम पहले समझ के आए हैं। वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन क्या होता है, संघनन क्या होता है, कंडेंसेशन, जब जल की बूंदें वाष्प बनके किसी ठंडी सतह पर जाती है तो वो वापस जल में परिवर्तित हो जाती है, उसको संघनन कहते हैं। प्रक्रिया जिसके द्वारा जल वाष्प बनता है और वर्षा के रूप में सतह पर गिरता है और फिर नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंचता है, जलीय चक्र कहलाता है। ये डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है। उसमें बीच बीच में कुछ शब्द हैं जो परिभाषा बनने में दिक्कत दे रहे थे, तो मैंने उनको हटा दिया है, ठीक है। उसमें काफी 1-2 शब्द जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर परिभाषा लिखनी है तो तरीके से लिखे। इसीलिए प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया जिसमें जल, पहले तो जल वाष्प बन रहा है, उड़ रहा है, फिर वर्षा के रूप में वापस सतह पे आता है और फिर नदियों के द्वारा समुद्र में मिल जाता है, और ऐसा एक चक्र चलता रहता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वाटर साइकिल या जलीय चक्र। वह सारा जल जो पृथ्वी पर गिरता है तुरंत समुद्र में नहीं जाता। भाई जो पानी गिरा है वो सारा समुद्र पे तो नहीं गिरा, कुछ लैंड पे भी गिरा है, और समुद्र में गिरने के पहले हो सकता है वो किसी मिट्टी, चट्टान, इस पे भी गिरा हो। इसमें से कुछ मृदा के अंदर चला जाता है, भूमि के अंदर, ठीक है, मिट्टी के अंदर चला गया, मिट्टी उसको अवशोषित कर लेगी और क्या बना देगी, भूमिगत जल बना देगी, जिसको भूजल भी कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, भूमिगत जल का हिस्सा बन जाता है। अब मैं यहाँ पे एक वाटर साइकिल बना दूं हमारे हिसाब का। क्या करना है आपको, पहले आपने काफी लोअर क्लासेस में बनाया होगा 6th-7th में। सन बना दें एक, तो सूरज, चंदा को तो मामा कहते हैं, सूरज को क्या कहते हैं, सूरज अंकल। तो सूरज जो है वो क्या होता है, जलाशयों पे जब सूरज की या रोशनी गिरती है, लाइट गिरती है, ताप की वजह से क्या हो जाता है, जल इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। तो यहाँ पे लिख दो भाई, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट होने से ये कहाँ गया, बादल बनाएगा, है ना, संघनन वंगनन, या बीच में एक और लिख दो संघनन, क्योंकि संघनन भी हुआ और उससे क्या बने, बादल बने, काली मेघा, पानी तो बरसाओ, बादल बने। बादलों ने फिर क्या किया भाई, बारिश की, तो वापस यही पानी, अब ये बादल एक पीला और एक सफेद बना देती हूं मैं, क्योंकि सफेद होता है, इन्होंने वापस क्या की, वर्षा। अब ये वर्षा जल में भी गई और एक लैंड बना देती हूं मैं, यहां भूमि पे भी गई, है ना, बारिश, बादल बना देना अब अलग अलग जगह। भूमि में क्या हुआ, भूमिगत जल का निर्माण हुआ, भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर, जिसको हम क्या करते हैं भाई, पाइप के थ्रू, नल कूपों के थ्रू, हेड पंप के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं। साथ ही में पौधे क्या करेंगे भाई, इस पानी को रूट्स की हेल्प से क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे पानी का, पौधे। यहां से भी एक प्रक्रिया हो रही है, कौन सी, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन, उससे भी पानी वही वाष्प बन के जा रहा है और फिर ये संघनन वंगनन फिर चलता रहेगा, ठीक है। तो पानी जो है फिर से क्या बन जाएगा, बादल बन जाएगा। ये फिर इसको किसी एनिमल ने खाया, भाई यहाँ पे कोई बना दो, जंतु ने खा लिया, तो जंतु में पानी चला गया। जब ये जंतु और ये पादप दोनों क्या होंगे, मृत होंगे, मरेंगे,
यहाँ पे इसको और यहाँ पे इसको ले लो, मृत हो गए। तो जल वापस क्या हो गया, मिट्टी के अंदर मिल गया। तो भाई ऐसा कुछ साइकिल चलता रहता है जिससे पानी जो है हमेशा के लिए मेंटेन रहता है, ठीक है, मिलता रहता है हमें। हालांकि अभी पानी की बहुत कमी है क्योंकि हमने उसको दूषित कर दिया है। पानी ऐसा नहीं है वाटर साइकिल बंद हो गया, वाटर साइकिल तो वही चल रहा है, लेकिन हमने वो जो पीने वाला पानी था उसको पॉल्यूशन कर दिया है, उसको पॉल्यूटेट कर दिया है, इसीलिए हम उस पानी को यूज नहीं कर पा रहे हैं। और खारा पानी हम यूज कर नहीं सकते। खारा पानी भी जल चक्रण में सहायक होता है, वो तो मीठा पानी बना बना के दिए जा रहा है हमें, पर हम जो मीठा पानी है उसको क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं, उसको सही से यूज नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से हम जल की समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब ये तो हो गया जल चक्र। आप कुछ ऐसा बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से और मॉडिफाइड कर सकते हैं, थोड़ा कलरफुल बना लें इसको। अब क्या है कि आपको पता ही है इस बोर्ड पे ज्यादा कलर जो है वो दिखते नहीं है। जल का महत्व क्या है, तो हम कहते हैं जल ही जीवन है। भाई बहुत महत्व है, इससे पहले भी हमने एक टॉपिक पढ़ा था, लेकिन फिर से एनसीईआरटी ने इसके साथ एक बार फिर जल का महत्व दे रखा है, तो जल का महत्व पढ़ लेते हैं। कुछ भूजल झरनों के द्वारा सतह पर आ जाता है, या हम इसे अपने व्यवहार के लिए कूप का मतलब वही हेडपंप, कुएं वगैरह, या नलकूप तो हेडपंप होता है, कूप मतलब कुएं, ठीक है, की मदद से सतह पर लाते हैं। कई बार नल में से, है ना, हेडपंप से बोरिंग वगैरह करवाते हैं आप, उससे भी क्या करते हैं, पानी को यूज करते हैं। जल की विभिन्न प्रक्रियाओं में स्थल जीव जंतु और पौधे जल का उपयोग करते हैं। अभी बताया, पौधे अवशोषण करके प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, हम पानी वानी पी रहे हैं हमारे शरीर के हेल्थ के लिए। जल बहुत से पदार्थों को घुलाने में सक्षम होता है। बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो पानी में अच्छे से घुल जाते हैं। हमारी ही सेल की बात कर लो अगर, तो हमारी सेल में जितने एंजाइम हैं, जितने रासायनिक पदार्थ हैं, वो मैक्सिमम पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। जैसे फैट नहीं होती, वसा नहीं होती, लेकिन प्रोटीन, कुछ एंजाइम जल में घुलनशील होते हैं और उसी से वो एक सेल से दूसरी सेल या कोशिका के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। घुलने वाले खनिजों से होकर जब जल गुजरता है तब इसमें से कुछ खनिज जल में घुल जाता है। मान लो कोई चट्टान है, ठीक है, चट्टान से जब जल आता है तो जल बहुत पावरफुल होता है, हमने पहले भी पढ़ा, उसके प्रेशर से चट्टानें भी टूट जाती है। तो वो अपने साथ खनिज या कुछ पदार्थ जो चट्टान के अंदर है, जैसे फास्फोरस है या कैल्शियम है, जो जिसकी भी वो चट्टान है, उसके साथ वो धीरे धीरे उस पार्टिकल को, कैल्शियम फास्फोरस को भी अपने आप में लेके आएगा, और जिसमें भी वो मिलेगा, आखिरकार अगर मिट्टी में मिल रहा है तो मिट्टी में कैल्शियम बढ़ेगा, समुद्र में मिल रहा है तो समुद्र में कैल्शियम फास्फोरस बढ़ेगा, ठीक है। तो जल अपने साथ खनिजों को लेकर गुजरता है। इस प्रकार नदी बहुत से पोषक तत्वों की सतह से समुद्र में ले जाती है। ये सब कहाँ गए, अल्टीमेटली अगर हम माने कि जल ये जो है ये चट्टानों से होकर अपने अंदर पोषक तत्व लेकर नदी में जा रहा है, तो नदी में पोषक तत्व बढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट बढ़ेंगे, और न्यूट्रिएंट बढ़ेंगे तो वहाँ के पेड़ पौधों को मिलेंगे, जो पानी में रह रहे हैं, जो जीव है पानी के, उनको मिलेंगे। और फिर यही पानी जब समुद्र में मिलेगा, क्योंकि सारी नदियां हम कहते हैं अल्टीमेटली कहाँ मिलती है, समुद्र के अंदर मिलती है, तो समुद्र के जीवों को भी इससे फायदा होगा। जमीन में गया तो जमीन से पौधों को मिलेगा, पौधों से हमको मिलेगा, जल के साथ साथ खनिज भी मिलेंगे। पौधे क्या करते हैं, खाली जल ही अवशोषित थोड़ी ना करते हैं, जल के साथ कुछ खनिज पदार्थ भी होते हैं, वही जिसके मैंने नाम लिए, सोडियम, पोटेशियम, ये सब भी होते हैं, तो ये भी पौधों को मिलते हैं, ठीक। तो ये था जल के कुछ महत्व। और जल बहुत जगह पे काम आता है। कोशिका में हम बोलते हैं, अगर हम कोशिका की बात करें इससे पहले, तो कोशिका में हम कहते हैं कि कोई भी कोशिका है तो 45% से लेकर 70% तक किसी भी कोशिका के अंदर पानी होता है। तो कोशिका का भी एक महत्वपूर्ण घटक जल है। आपके शरीर से बॉडी वेस्ट को बाहर निकालने के लिए कौन काम आता है, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में जल काम आता है। जो उत्सर्जी पदार्थ आपके निकल रहे हैं बॉडी से, पसीना निकल रहा है जो आपका, जिसके थ्रू उत्सर्जी पदार्थ आपकी बॉडी से बाहर निकल रहे हैं, वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी से बाहर निकल रहा है, टॉयलेट, यूरिन जो आप कर रहे हैं, उसमें भी क्या है, पानी है। वो आपके बॉडी के जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनको अपने आप में घोल कर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जल बहुत सी अच्छी चीज़ों को भी और आपकी बुरी चीज़ों को, जो आपके शरीर में ज़रूरत नहीं है, उनको भी घोल के पानी के अंदर कहाँ ले जा रहा है, शरीर से बाहर निकाल रहा है, पसीने की फॉर्म में।
प्यास लगती है, आप पानी पीते हैं क्योंकि आपके शरीर को रिक्वायरमेंट है। अगर पानी प्रॉपरली नहीं पीते तो आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, प्यास लगेगी। डाइजेशन में, यहाँ तक कि हम कहते हैं पाचन प्रक्रिया में भी पानी का बहुत योगदान होता है। डाइजेशन आपने कभी सुना हो, देखा हो, कई लोग कहते हैं कि भाई आज पानी नहीं पिया तो जो है जी घबरा रहा है, एसिडिटी हो रही है, पानी कम पिया है, खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तो ऐसी चीज़ें पौधों के लिए ज़रूरी है ही हर प्रक्रिया में। थोड़ा सा आप आगे पढ़ेंगे जब हायर क्लासेस में तो आपको समझ में आएगा कि जल बहुत जगहों पे काम में आता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि जल जो है वो खुद तो इम्पॉर्टेंट है ही, अपने साथ ये जो पोषक तत्व लेके आता है जिसके नाम हम 2-3 बार बोल चुके, खनिज है, जितने भी पदार्थ हैं वो भी दूसरों के लिए जरूरी है। ठीक है, तो जल एक महत्वपूर्ण चीज़ है और जल को हमें बचाना है, इसको प्रदूषण से रोकना है। ठीक है, और ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा काम में आ सके, जल चक्र को चलने देना है, उसमें कोई विघ्न नहीं डालना। ठीक है, जलाशयों को साफ रखना है, ये सारी चीज़ें हमें खुद क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आज का जो लेक्चर है जल, जल चक्र और उसके क्या महत्व है, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो है हम शायद नाइट्रोजन चक्र है आपका, तो उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।